मोशन। कल हम लोगों ने कल आपको बताया कि केपलर जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने स्टडी किया है कि हर प्लैनेट सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व करता है, जो पाथ फॉलो करते हैं, क्या करते हैं। उसने अपने वो सारी चीजें 3 लॉ में लिख करके दिया हुआ है। वो लॉ जैसा लिखा हुआ है आपको वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही याद करना है, ठीक है। तो आज हम लोग आप लोगों ने लिख के लेकर आ गया है, वो लॉ डायग्राम बनाया है। आज हमको खाली समझना है उसको, ठीक है। तो बराबर ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द 3 लॉ एग्जाम में आता है। फर्स्ट लॉ, केपलर का फर्स्ट लॉ, बराबर से समझना क्या बोल रहा है। मान लो ये सन है हमारा, क्या ये सन, ये हमारा सन है। और ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। अर्थ एक प्लैनेट ही है ना, है क्या नहीं। तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सन के अराउंड क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। सन के अराउंड क्या कर रहा है। तो जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, तो एक पाथ फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है वो, एक। तो जिस पाथ वो जो पाथ वो फॉलो कर रहा है उसका शेप क्या बन रहा है, उसका शेप है एलिप्स। उसका शेप क्या है, इस तरह के शेप को बोलते हैं एलिप्स। इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। ऐसा इस तरह के शेप को एलिप्स कहते हैं। एलिप्स की खासियत क्या है कि एलिप्स के अंदर 2 फोकस है। कितने फोकस होते हैं एलिप्स के पास में, तो इसलिए इसको फोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि एक रेडियस होता है और 2 रहा तो रेडियाई बोलते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना। तो वैसे ही एक रहा तो फोकस, 2 है इसलिए क्या बोलते हैं, फोकाई। तो केपलर ने क्या ऑब्जर्व किया कि हर प्लैनेट, सिर्फ अर्थ ही नहीं, हर प्लैनेट सन के अराउंड जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, एलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है। मतलब इट इज फॉर्मिंग अ शेप ऑफ एलिप्स। समझ में आ रहा है, जिसमें ये अज्यूम करा जा रहा है कि 2 फोकस है एलिप्स के पास में, उसमें से एक फोकस में क्या प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है। अच्छा अज्यूम करो कि एक फोकस में क्या प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है, विथ सन एट वन ऑफ दी फोकस, विथ सन एट वन ऑफ दी फोकस। सन को अज्यूम करो एक फोकस के पास में। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड कौन सा शेप बनाते हुए पाथ फॉलो करेगा, एलिप्स शेप बनाते हुए पाथ फॉलो करेगा। तो उसने पहले लॉ को किस तरह से लिखा मैं आपको बताता हूं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ अ इज एन एलिप्स। वो ऑर्बिट का शेप क्या है, एलिप्स के, विथ सन एट वन ऑफ दी फोकस, विथ सन एट वन ऑफ दी फोकस। समझा। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ दी फोकस। तो पहला लॉ हमको ये बता रहा है कि हर प्लैनेट सन के अराउंड जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, एलिप्स शेप बना रहे हैं। जिसमें हमको ये अज्यूम करना है कि 2 में से एक फोकस में क्या प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है। क्लियर। लाइन को रीड करना, फर्स्ट लॉ को प्रॉपरली। याद करने की कोशिश भी करो उसको। ऑनलाइन चलेगा। डन। क्या है उसका मीनिंग, प्लैनेट जो है सन के अराउंड एलिप्स शेप में पाथ बनाते हुए रिवॉल्व कर रहा है। और क्या मानना है, क्या अज्यूम करना है, एक फोकस पे क्या प्रेजेंट है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ दी फोकस। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ। सबको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, याद भी हो गया रहेगा, है ना। सेकेंड लॉ पर
मान लेते हैं, यहाँ देखो, अभी यहाँ देखो सेकंड लॉ में ये पॉइंट ए है, क्या ये पॉइंट ए, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, तो मैं ये एक पोजीशन है अर्थ का, मैं इसको सन से ज्वाइन कर देता हूं, क्या करता हूं, उसको सन से, मान लेते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद अर्थ यहां आ जाएगा, 2 दिन का टाइम लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, 2 दिन का, 48 आवर्स का टाइम लेते हैं। यहां पर अगर अर्थ आ गया तो मैं इस पॉइंट को क्या कर रहा हूं, सन से क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं, तो 2 दिन में उसने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया, इस एरिया को मैं बोलता हूं A1, क्या बोलता हूं, 48 आवर्स में जब अर्थ पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रैवल किया तो उसने इतना एरिया कवर किया। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते, लेट अस टेक वन मोर पॉइंट ऑफ अर्थ, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज सी। अगेन इस पॉइंट को, अर्थ के इस वाले पॉइंट को सन से ज्वाइन कर देता हूं, क्या करता हूं, सन से ज्वाइन कर, अगेन 48 आवर्स के बाद टाइम डाउन करता हूं, 48 आवर्स के बाद मेरा अर्थ इधर आ जाएगा। लेट अस टेक दिस पॉइंट एज डी, इसको भी क्या करता हूं, सन से क्या करता हूं, ज्वाइन करता हूं, तो अगेन 48 आवर्स में उसने एक एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, इस एरिया को मैं बोलता हूं A2, क्या बोलता हूं इस एरिया को, A2 बोलता हूं। अगेन इस पॉइंट पे अर्थ आ रहा है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं E, अगेन 48 आवर्स के बाद में हमारा अर्थ जो है ये वाले पॉइंट F पे आ रहा है और इसको मैं सन से ज्वाइन कर देता हूं, तो इतना एरिया कवर कर रहा है, इस एरिया को मैं बोलता हूं A3। तो ये सेकंड लॉ एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है हमारे को, सुनना बराबर, हर 48 आवर्स में अर्थ जो है वो सन के अराउंड इक्वल एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, इक्वल एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है A1, A2 और A3 तीनों भी इक्वल है आपस में, A1, A2, A3 ये तीनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। दिखने में लग रहा रहेगा कि ये कम है, ये ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, लेकिन नहीं, जब एरिया निकाला जाएगा तो एरिया इक्वल आएगा। तो सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, वेरी सिंपल, ये लाइन ज्वाइन किया ना मैंने, ये लाइन किसके बीच में ज्वाइन किया है, प्लैनेट, अर्थ मत बोलो, प्लैनेट बोलो, क्योंकि यहां तो हम एग्जांपल अर्थ ले रहे हैं, लेकिन वो हर प्लैनेट के बारे में बोल रहा है। केपलर जो अपना लॉ दे रहा है ना, वो हर प्लैनेट के लिए बोल रहा है, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं बोल रहा है। जितने भी प्लैनेट है, जुपिटर है, मार्स है, नेपट्यून है, प्लूटो है, मर्क्यूरी है, सारे प्लैनेट के लिए बोल रहा है वो। तो ये मैंने लाइन ज्वाइन किया, किसके बीच की लाइन है ये, प्लैनेट और सन के बीच की लाइन है, बराबर। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स, स्वीप मतलब कवर करना, स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यानी कि मैंने हर 48 आवर्स में मैंने डाउन किया ना, है क्या नहीं, तो स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, समझा? बोलो, द लाइन इज ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यही है सेकंड लॉ। समझ में आ रहा है? ये तीनों भी एरिया इक्वल है, A1, A2, A3 तीनों भी क्या है आपस में, इक्वल। बोलो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ, क्लियर है? समझा? रीड करो सेकंड लॉ।
क्लियर है? दोनों लॉ क्लियर है? पहला लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकस. Second law, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. Clear? दोनों लॉ? एनी डाउट? याद हो गया रहेंगे? चलो थर्ड लॉ पे आते हैं. लास्ट थर्ड लॉ पे आने से पहले बहुत सिंपल है थर्ड लॉ. सिर्फ इस इक्वेशन को समझ लेना है आपको. इस इक्वेशन को समझ करके खाली स्टेटमेंट फॉर्म में बोलना है. ठीक है? टी स्क्वायर, क्या ये इस सिंबल का मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली आर क्यूब. टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. अच्छा, आपको ये पता है ये स्क्वायर है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको क्यूब कहते हैं. लेकिन आपको ये नहीं पता कि टी और आर को क्या कहते हैं. अगर टी और आर का मीनिंग मालूम पड़ गया तो आपका लॉ आ जाएगा. टी को बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. पीरियड ऑफ, हर प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो एक बार पूरा घूमने के लिए, एक बार पूरा एक चक्कर मारने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. समझ में आ रहा है? पूरा एक चक्कर मारने के लिए, पूरा एक रिवॉल्यूशन करने के लिए सन के अराउंड प्लैनेट को कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कैपिटल टी. और उसे कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड दी सन. समझा कैपिटल टी का मतलब? प्लैनेट को सन के अराउंड पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए, एक चक्कर मारने के लिए कितना टाइम लगता है, उसे कहते हैं कैपिटल टी. समझ में? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड दी सन. अब ये आर का मतलब क्या? क्या लिखा है मैंने, देखो, मीन डिस्टेंस. मीन डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द प्लैनेट, मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड दी सन. प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस को डिस्टेंस कहते हैं, मतलब वो आर कहते हैं. अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मीन डिस्टेंस? मीन का मतलब क्या? एवरेज, है ना? क्यों निकाल रहे हैं हम लोग एवरेज? समझना इस चीज को. आपके एग्जाम के लिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मार्क्स का एवरेज निकालते हैं ना, या नहीं निकालते? क्यों निकालते? कभी सोचा है आपने क्यों निकाल रहे? सिंपल लॉजिक है. आपके दोनों एग्जाम में सेम मार्क्स तो आते नहीं रहेंगे ना. अरे कभी कभार आ जाते रहेंगे सेम मार्क्स, लेकिन डिफरेंट मार्क्स आते रहेंगे, तो इसलिए एवरेज निकाला जाता है. मार्क्स डिफरेंट है. क्लियर है? वैसे यहां पर भी चेक करो, ये डिस्टेंस नोट डाउन करो, कम है ना? कम है, या और कम हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पर ज्यादा हो गया, या और ज्यादा हो गया डिस्टेंस. तो सन और प्लैनेट के जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज नॉट कांस्टेंट. सेम नहीं है. सेम क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जो प्लैनेट सन के अराउंड शेप कौन सा बना रहा है? एलिप्स शेप बना रहा है. मान लेते हैं कि सन के अराउंड अगर वो सर्कुलर शेप बनाता, कैसा बनाता? और मान लेते हैं हम लोग बीच में सन है और ये प्लैनेट है, तो हर डिस्टेंस क्या होता? इक्वल होता ना, क्योंकि सब रेडियस ही होता. ऐसा कब होता? अगर वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता तो क्या हम उस टाइम पे मीन डिस्टेंस लेते हैं? नहीं लेते. तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि ये सन जो प्लैनेट जो है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हम मीन डिस्टेंस ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं हम लोग? क्लियर? तो ये है वो आर. मीन डिस्टेंस किसके बीच का मीन डिस्टेंस है? प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? बस अब आपको ये दो चीजें समझ में आ गई. अब उसको स्टेटमेंट फॉर्म में बोलना है. सुनना पहला मुझे बोलने दो. इसको रीड कैसा करेंगे? स्क्वायर, पहला स्क्वायर रीड करेंगे. स्क्वायर ऑफ दी, ये जब टी रीड करने जाऊंगा तो यहां आना है. टी का मीनिंग यहां बताया, और जब आर रीड करने जाओगे तो यहां आएंगे. ठीक है, चलो. द स्क्वायर ऑफ दी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन. दैट्स इट. समझा? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द. क्लियर? समझा? रीड करो टेक्स्ट बुक से.
यहाँ लिखा हुआ है, टेंशन के लिए यहाँ लिखा हुआ है, देख के बोल सकते हो। द स्क्वायर ऑफ दी इज बराबर, यही लिखा है ना, ये कुछ और लिखा है। तो थर्ड लॉ के लिए अगर आप ये याद कर लोगे टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो आप खुद का लॉ खुद का मतलब ऐसा नहीं, ओन वर्ड्स में नहीं, ये मीनिंग जान करके आपको लॉ बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है। कौन बोलेगा, बोलो। द स्क्वायर ऑफ दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लियर, तीनों भी लॉ समझ में आ गया। अब आगे से एक चीज बतानी है मुझे, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो इक्वल टू डालेंगे, जैसे हम इक्वल टू डालेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, हर टाइम है, एक रूल है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के आप इक्वल डालोगे तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लिया हुआ है के इज इक्वल टू के आर क्यूब। अब ये आर क्यूब को यहाँ लेके आ जाओ तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये है, क्लियर। तो वो करना क्या, आपने ये थर्ड लॉ लिखा हुआ है ना, तो ये कॉपी करके लो आप, थर्ड लॉ के नीचे, थर्ड लॉ के नीचे ये कॉपी करके ले लो। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट लॉ इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसके पहले हम लोगों ने केपलर्स लॉ पढ़े, अभी हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इस चैप्टर का सोल है एक्चुअली में, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम क्या है इस लॉ का, बोलो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स। इसके लॉ को यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा गया है, क्योंकि इसने, न्यूटन ने पूरे यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए बता दिया, यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये लॉ बोला हुआ है। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये लॉ बोला हुआ है। हर एक ऑब्जेक्ट मतलब उसमें हम ह्यूमन बीइंग भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, प्लांट भी आ गए, सब आ गए। ये पेन भी आ गया, ये बुक भी आ गए, ये कपड़े भी आ गए, ये डेस्क आ गया, ये बेंच आ गया, इसकी पेन आ गई, इसका चश्मा आ गया, सब आ गया। यूनिवर्स की हर चीजों के बारे में बता दिया उसने, एक भी चीज नहीं छूटी है। दैट्स व्हाई हिज लॉ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये लॉ बोलता क्या है, बराबर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। आगे के 20 मिनट में सिर्फ आपको ये लॉ एक्सप्लेन करूंगा और लिखने का पार्ट आपको घर पे करना है, ठीक है। क्या बोलता है ये लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ के अनुसार हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है कुछ तो डेफिनेट फोर्स से। हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, पुल करता है कुछ तो डेफिनेट फोर्स है, कुछ तो सम अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स या विथ सम डेफिनेट फोर्स। समझा क्या बोला उसने, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स वर्ड बोलना बहुत जरूरी है इस लॉ में, दैट्स व्हाई इस लॉ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ।
अगर आप वर्ड यूनिवर्स नहीं लिख रहे हो तो एग्जाम में रॉन्ग कर देगा आपका। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ सम डेफिनेट फोर्स। हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है कुछ तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स से। कहने का मतलब यह है कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या कर रहा हूं, उसको खींच रहा हूं, वैसे वो भी क्या कर रहा रहेगा, वही अमाउंट ऑफ फोर्स से मुझे भी क्या खींच रहा है, वो खींच रहा है अपनी तरफ। समझ में आ रहा है? जितने अमाउंट ऑफ फोर्स से मैं इसको खींच रहा हूं ना, पुल कर रहा हूं, उतने ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से वो भी मुझे खींच रहा है। दैट मीन्स वो फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना। वो फोर्स क्या हो गया, तो जब फोर्स बैलेंस हो जाता है तो बॉडी मूव करेगी क्या, तो इसलिए मैं उसकी तरफ मूव नहीं कर रहा, मैं उसकी तरफ मूव, आप समझ में आ रहे हैं आपको बात। अगर फोर्स अनबैलेंस हो गया तब मूव करूंगा। कुछ जा रहा है दिमाग में या नहीं जा रहा है? सर अगर आप उसको पुल करें तो ये आपकी तरफ क्यों नहीं खींचे चले आ रहा है, आना चाहिए उसको, आ जा, ऐसा करके आ रहा है क्या, वो भी मुझे बुलाएगा आ जाओ सर, तो मैं जा रहा हूं, नहीं, मैं बोल रहा हूं मैं जितने अमाउंट ऑफ फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं ना, उतने ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है वो भी मुझे को अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी मुझे पुल कर रहा है। तो फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना। टग ऑफ वॉर खेले, टग ऑफ वॉर में अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से अगर दोनों तरह से अगर पुल किया जा रहा है तो क्या वो रोप सामने वाला जो टीम है वो आती है क्या, खींचे चले आती है क्या ऑपोजिट साइड की तरफ, नहीं आएगी ना। इट विल बी बैलेंस फोर्स। बट जैसे ही फोर्स अनबैलेंस हो गया तो क्या हो जाता है, वो ऑपोजिट साइड की टीम पूरी की पूरी एक तरफ आ जाएगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाना है तो अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा ना, ये तो हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके। तो आप ये नहीं सोचना कि अट्रैक्ट करा तो वो क्यों नहीं चला आ रहा है, उसका रीजन भी क्या है कि फोर्स क्या है, बैलेंस है। फोर्स क्या है, बैलेंस है। एक हाथी एक चींटी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वो एंड भी क्या कर रही है, वो चींटी भी क्या कर रही है, हाथी के ऊपर अप्लाई कर रही है। आप ये नहीं बोलेंगे यार हाथी का मास इतना बड़ा है तो हाथी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड इतनी छोटी है तो वो कम फोर्स अप्लाई कर देगी, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है। समझ में आ रहा? तो पहला पार्ट लॉ का, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ सम डेफिनेट फोर्स। समझा? लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आया। अब सेकेंड स्टेटमेंट में वो फोर्स के बारे में बता रहा है, क्या कर रहा है, वो फोर्स के बारे में बता रहा है। अब वो फोर्स के बारे में समझाने के लिए यहां देखना, मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। इसका मास है m1 और इसका मास क्या है, m2। ये है फोर्स, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींचेगा तो वो है फोर्स F। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऑब्जेक्ट ए को कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स से खींचेगा, तो दोनों भी फोर्स सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है क्या नहीं। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं स्मॉल डी, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, स्मॉल डी रहेगा। तो डायग्राम समझ में आ रहा है, दो ऑब्जेक्ट लिया है ए एंड बी, एक का मास m1 दूसरे का मास m2। इन दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल डी। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है F, वही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पे क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेटमेंट में कि वो फोर्स के बारे में क्या बता रहा है, कि वो फोर्स कैसे, दैट फोर्स। अब उसके लिए आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने केप्लर्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझे तो आपको लॉ याद हो गया था ना, तो वैसे ही आपको ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझना है। जिस फोर्स के बारे में वो बात कर रहा है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब समझना बराबर इसमें क्या क्या टर्म्स है, ठीक है। अगर होता m1 प्लस m2 तो मैं इसको कैसे रीड करता स्टेटमेंट फॉर्म में, सम ऑफ दी मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ऐसे ही रीड करता ना m1 प्लस m2 को, सम ऑफ दी मासेस ऑफ
लेकिन यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है मतलब, तो कैसे रीड करूंगा? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ, अच्छा इसको कैसा रीड करूं? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द, कैसा रीड करूंगा? क्लियर? और ये साइन क्या है? अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? हाँ बोलो। अगर एक क्वालिटी बढ़ेगा तो दूसरा भी क्वालिटी क्या आएगा? एक क्वालिटी अगर कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है क्या नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक क्वालिटी अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा? अगर एक क्वालिटी कम हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? तो आप ध्यान देना, मैथमेटिकल फॉर्म में जो भी मैं न्यूमरेटर में लिखता हूं वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है वो? उससे। और जो मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं वो उससे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो न्यूमरेटर पार्ट में मासेस है, मास है, मास, तो वो मास से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिनोमिनेटर में क्या लिखा मैंने? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? तो जो स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेंट समझना, मैं एक बार फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every object in the universe attract every other object with some definite force. That force is directly proportional to product of the masses of two objects. Product of the and जब मैं डिनोमिनेटर में आ रहा हूं तो and inversely proportional to and square of the distance between them. Square of the clear है? एक बार that force of attraction is directly proportional to product of the masses of two objects. आप बोलने रहे बैठने आए हो तो जाओ बाहर, फिर आपका आंसर निकलता नहीं है नेक्स्ट स्टेप पे। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इंपॉर्टेंट लॉ है एकदम। तो दोनों भी स्टेटमेंट क्लियर है? पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू Newton's universal law of gravitation, every object in the universe attract every other object with some definite force. That force is directly proportional to product of the masses of two objects and inversely proportional to square of the distance between them. So simple law. क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे, समझना अभी, तो मैंने अभी बताया था इसके पहले कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इक्वल टू डाल दिया, कांस्टेंट में लिख रहा हूं कैपिटल जी। क्या ले रहा हूं? कांस्टेंट m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, वेयर g is called as universal gravitation constant. क्या बोलते हैं जी को? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं जी को? देखो यहां पर हर एक डिनोशन का मीनिंग है। देखिए m1 क्या है? मास है, मास बोलते हैं ना। d क्या है? डिस्टेंस है। f क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैसे कैपिटल जी का नाम याद करना पड़ेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। बोलो यूनिवर्सल। और उसका वैल्यू जब सॉल्व करके जब डिस्कवर किया गया तो वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻, ये वैल्यू है कैपिटल जी का। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। अभी आप बोलेंगे ये कैसे आया? इसके लिए समझना, यहाँ पर अपन ने ये यूनिट किसके लिए लिखे? जी के लिए। जब जी के लिए लिख रहे हो तो मास, दोनों भी मास और ये डी इधर आ जाएगा, तो मैं इसको यहां लिख के बता रहा हूं। देखो एफ, तो डी इधर आएगा तो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन ये m1 m2 नीचे चले जाएंगे। अच्छा, अब इसको मैं एज अ यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, बराबर ना। डी इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर।
तो मीटर और उसके ऊपर का स्क्वायर अपॉन मास का यूनिट केजी, एक और एक मास है तो एक और एक केजी, तो केजी इंटू केजी। अब ये स्क्वायर नीचे था तो ऊपर लेके जाओ तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेस टू, समझा। तो इस तरह से वो ऐसा यूनिट निकाला गया। ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर आपको याद है तो 8 में पढ़े थे, a रेस टू माइनस m इज नथिंग बट 1 अपॉन a रेस टू m। तो ये लॉ से अगर डिनोमिनेटर में अगर वो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में लेके जा रहा हो तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, समझा यूनिट कैसे आया? एनी डाउट? तो कैपिटल G का यूनिट इज वैल्यू इज 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेस टू माइनस 2। अब आगे, इफ M1 और M2, मान लेते हैं कि M1 और M2 1 kg है, दोनों भी 1 kg के ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर। तो यहां पुट करो वैल्यू कैपिटल G, व्हाट इज M1, M2, व्हाट इज D, और उसके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर डाल दो। तो ये 1 इंटू 1 1, नीचे भी 1 ही रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। दैट मीन्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब F और G दोनों भी इक्वल हो जाएगा। F और G दोनों भी क्या हो जाएंगे, कब इक्वल हुए? जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास मैंने क्या लिया था और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू कैपिटल G। कैपिटल G को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F और G इक्वल कब होंगे? जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या रहेगा 1 kg और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो उस टाइम पे F और G दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझा या नहीं समझा? पक्का? एनी डाउट? समझ में आया है? कोई आया क्या? समझा इतना? तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लॉ लिखना है, मैं मार्क करवाऊंगा आपको लॉ क्या है। उसके बाद में आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लिखवाया गया। ये स्टेप के सामने कैपिटल G का वैल्यू है, ठीक है। हम लोग एक बार लॉ पढ़ लेते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। All the above consideration, including Kepler's law, led Newton to formulate his theory, universal gravity. According to this theory, according to which theory? According to Newton's universal law of gravitation, every object in the universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to square of the distance between them. जहां पर आपने लिखी ना वो according to this theory, तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहां से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है और ये डिस्टेंस बिटवीन देम तक ओवर हो रहा है, तो आपको वो लॉ लिखना है। क्लियर है? उतना लिख करके आपको ये कॉपी करना है, राइट? समझ में आया? लॉ आप घर पे लिखेंगे, पहले आप टॉपिक का नाम लिख देना, लॉ आप घर पे लिखना, यहाँ से आपको कॉपी करना है। रुको 2 मिनट, सब मेरे को अभी 2 नोट लिखवाने हैं आपको। क्या लिखवाने हैं? 2 वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अगर एक क्वांटिटी बढ़ा है दूसरा भी क्या आएगा, इनवर्सली का मतलब एक बढ़ा तो दूसरा क्या आएगा, कम होगा। चलो अब यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ पर फोर्स जो है वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस से। ऐसा अज्यूम करो कि 2 में से एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिया, 2 में से एक ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया, क्या होगा? If the mass of one object is doubled, then force भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। Then force will also be double, force will also be हो जाएगा ना, क्योंकि फोर्स जो है वो मास से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स मास से क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, सिंपल। नोट नंबर 2, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, then
अब क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को अच्छा पहले बताओ कि जब डिस्टेंस को डबल किया फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? पक्का कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल देन फोर्स डिक्रीजेस, फोर्स क्या होगा? अच्छा कितना डिक्रीज होगा वो समझना है। डिस्टेंस को डबल किया, 2 का स्क्वायर तो फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, बाय अ फैक्टर ऑफ, फोर्स को डिक्रीज होना पड़ेगा बाय अ फैक्टर ऑफ 4, वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? फोर्स। समझा? अच्छा अगर समझा तो मुझे बताओ कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को अगर थ्राइस कर दिया गया, 3 टाइम बढ़ा दिया गया, तो फोर्स क्या आएगा? डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? बाय फैक्टर ऑफ 3 का स्क्वायर। समझ में आया? तो फोर्स डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ। अगर मान लो डिस्टेंस 4 गुना बढ़ा दिया गया, 4 टाइम्स, तो फोर्स डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ। क्लियर है? समझ में आया या नहीं समझा? हाँ, ये दोनों भी नोट इंपॉर्टेंट है, वाला में पूछा जाएगा। हाँ, नोट को अच्छे से पढ़ के रखना है, ये वैल्यूज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यूनिट के साथ। तो अभी आप क्या करोगे, टॉपिक का नाम लिखो और अच्छे डायग्राम बना दो, लॉ लिखने के लिए 4-5 लाइन लॉ लिखने के लिए छोड़ दो और डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करो, ये स्टेट यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से पूरा लास्ट तक। ठीक है? एनी डाउट? केप्लर्स लॉ पढ़े हम लोग आज और न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े। एंड करो।